वेलकम टू जुनून बैच। लेक्चर नंबर 28 में हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, जो पार्ट 1 है। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है, रे ऑप्टिक्स के सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए रे ऑप्टिक्स में सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्शन। इसके सिलेबस को पहले समझिए। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ना है। देखिए रिफ्लेक्शन में पढ़ना है आपको प्लेन मिरर, उसके बाद पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में सिलेबस है कॉनकेव मिरर का, और फिर यहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। रिफ्रैक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। 3 मेन पार्ट हम लोग को पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में पढ़ना है आपको टॉपिक्स हैं स्नेल्स लॉ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ। उसके बाद पढ़ने हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। उसके बाद पढ़ना है आपको प्रिज्म के बारे में। उसके बाद पढ़ना है रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में। उसके बाद पढ़ना है आपको लेंस के बारे में। फिर पढ़ना आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन और इट्स फेनोमेना। तो इतनी चीज़ें, बहुत और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन मेन टॉपिक्स आपको रिफ्रैक्शन में ये पढ़ना है। ठीक है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को पढ़ना है, इसमें पढ़ना माइक्रोस्कोप, इसमें पढ़ना माइक्रोस्कोप, और पढ़ना है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ना है, माइक्रोस्कोप में आपको पढ़ना है सिंपल एंड कंपाउंड। टेलीस्कोप में पढ़ना है आपको एस्ट्रोनॉमिकल, नॉमिकल। उसके बाद पढ़ना है आपको गैलीलियन। उसके बाद पढ़ना है आपको टेरेस्टेरियल। ये 3 टाइप के टेलीस्कोप पढ़ना है। 1 नंबर। दूसरा पढ़ना है आपको, इसी में ह्यूमन आई पढ़ना है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ऐड कर देते हैं, डिस्पर्सन, जो प्रिज्म में होता है, प्रिज्म का फेनोमेना है। और डिस्पर्सन में आप देखिएगा लास्ट ईयर 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे प्लेन मिरर से। ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर प्लेन मिरर, जिसमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रे का सेम मीडियम में वापस आना, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो इसमें सबसे पहले रे किसको बोलते हैं और ग्रुप ऑफ रे किसको बोलते हैं। रे का मतलब होता है, रे का मीनिंग होता है कि पाथ ऑफ लाइट
through which it is propagate। और ये लाइन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ग्रुप ऑफ रे का मतलब क्या है? जो हम लाइट में पढ़ेंगे तीन ही तरह का रे पढ़ेंगे। एक होता है कन्वर्जिंग रे, और दूसरा होता है डाइवर्जिंग रे, और तीसरा होता है पैरेलल रेस। तो ये देखिए, पूरे हम लोग इस रे ऑप्टिक्स में पूरा हम लोग कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग या पैरेलल रेस की ही बात करेंगे पूरे रे ऑप्टिक्स में। आप रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो या कुछ भी हो। तो रे का मतलब आपने समझा कि पाथ ऑफ लाइट थ्रू विच इट इज़ प्रोपगेट, वो स्ट्रेट लाइन में होता है। और ग्रुप ऑफ रे मतलब एक से ज़्यादा रे होगा। तो ग्रुप ऑफ रे का बहुत सारा डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग 3 रे के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग को इस चैप्टर में या पूरा रे ऑप्टिक्स में हम लोग को डील करना है इससे। ठीक है। अब देखिए, कन्वर्जिंग रे का मतलब होता है कि बहुत सारा रे आके एक पॉइंट पर आके मिले, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग रे। डाइवर्जिंग का मतलब होता है बहुत सारा रे एक पॉइंट से निकले, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। पैरेलल रेज होता है जितने सारे रेज आपस में पैरेलल हो। ये तीन टाइप का रेस ही आप डील करेंगे पूरे ऑप्टिक्स में। ठीक है। तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक नॉलेज ले लें। जैसे रे के बारे में समझा, ग्रुप ऑफ रे के बारे में, जो पूरे रे ऑप्टिक्स में हर जगह हम लोग का काम आएगा। जो पूरे रे ऑप्टिक्स में रे मिलेगा, फिर आपको ग्रुप ऑफ रे मिलेगा, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पैरेलल रेज मिलेंगे। फिर बहुत जगह आपको ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा, इमेज पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों का डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोलेंगे वो देखते हैं, इमेज के लिए क्या बोलेंगे वो देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज है। अगर हम लोग बोलते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही डिफाइंड होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर इंसिडेंट रेज लेंगे तो ऑब्जेक्ट बताएगा। अगर हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट रेज लेते हैं, इंसिडेंट रेज, तो वो बताएगा ऑब्जेक्ट को। अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे ले, तो वो बताएगा इमेज को। यानी कि आफ्टर मिरर से टकराने के बाद या लेंस को क्रॉस करने के बाद जहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई रे दो रे जहाँ पे मीट करती है उसको इमेज बोलते हैं। और जो इंसिडेंट रेज है वो ऑब्जेक्ट होती है जहाँ से रे निकल रही है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, सेकंड वाला। तो इसमें देखिए यहाँ से कुछ रेज निकल रही है और फिर ये कन्वर्जिंग होता है, तो रे कुछ ऐसे जाके मीट करेगी और फिर यहाँ से डाइवर्जिंग होता है तो ऐसे निकल जाएगी बाहर की तरफ। तो पोजीशन A, B, C, 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट A का पोजीशन है, A को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट 1 में बोलेंगे, 1 पोजीशन में A को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, पॉइंट A को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, B और C को बोलेंगे इमेज।
2 एंड 3 पोजीशन पे जो आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग, मतलब बी एंड सी पॉइंट को बोलेंगे इमेज। तो प्लेन मिरर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हो गई, जैसे रे ऑप्टिक्स का, रे का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ रे का मतलब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट इमेज किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हमेशा समझिए जहाँ से रे निकल रही है, यानी कि इंसिडेंट हो रही है रे, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्शन जहाँ पे मीट कर रही है, तो इस पोजीशन पे आपको इमेज मिलेगा या इस पोजीशन पर इमेज मिलेगा। ठीक है। बी पे अगर ये लेंस नहीं होता तो बी पर आपको ऑब्जेक्ट मिलता। ठीक है। इसके बाद देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर ये नॉर्मल है, कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का उसको आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका मिरर है, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए लॉ में क्या बोला जाता है, एक नंबर पॉइंट है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, जो नॉर्मल के साथ दोनों बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर काम करता है, एक ही पॉइंट को होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, आई आर और नॉर्मल, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ नॉर्मल, या हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर का टर्म में आई आर एन। ये तीनों आपस में को प्लानर होते हैं। को प्लानर का मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन में होंगे और एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक रिलेशन आएगा आई क्रॉस आर डॉट एन इक्वल टू 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डेविएशन पढ़ेंगे। यहाँ डेविएशन मतलब डेल्टा से डिनोट किया जाता है। डेविएशन का मतलब क्या हुआ, तो डेविएशन का मतलब आपका हुआ, जैसे एक प्लेन मिरर है, इस यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट किया, कोई रे आया और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है। तो ये हुआ एंगल आई, ये हुआ एंगल आर। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे कहाँ चला जाता, इस तरह चला जाता, इस डायरेक्शन में। लेकिन प्लेन मिरर होने के वजह से ये कितना मुड़ गया, देखिए अपने रास्ते से कितना मुड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन। अपने रास्ते से कितना मुड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन। ठीक है। तो इस डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेविएशन का फॉर्मूला लिखना है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो आई और आर तो सेम है, तो हम लोग डेल्टा को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2i। ये इसमें प्लेन मिरर में डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्लेन मिरर में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन मिरर का। वो क्या क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना, एंड वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं
नंबर ऑफ़ इमेज आपको बताता हूँ कैसे बनता है, फिर आपको वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इमेज का क्या मामला है कि अगर दो इसमें हम लोग इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स देन फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द टू मिरर्स। तो इसको बनाने के दो तरीका है, सॉल्व करने का दो तरीका। देखिए आपके नीट के एग्ज़ाम में या जेई मेन या जेई एडवांस नहीं, जेई मेन तक के एग्ज़ाम में यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और एक और मेथड है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो आपको ठीक लगे उससे आप बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ थीटा का मतलब क्या हो रहा है, जैसे दो प्लेन मिरर है, एक मिरर है ये एक मिरर है, ये M1 ये M2, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये थीटा एंगल आने से अगर ऑब्जेक्ट हम इसके बीच में कहीं प्लेस करते हैं, तो इसमें कितने इमेज आएंगे ये फाइंड करना है आपको। तो सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तरीका है कि एक फार्मूला से आप सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट मेथड है फार्मूला, और दूसरा है क्रिस क्रॉस मेथड। तो मैं आपको दो एग्जांपल सिर्फ दूंगा जिसमें दोनों चीज़, जितना नंबर ऑफ इमेज निकालने में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब आ जाएगा। तो फार्मूला पहले सीखते हैं हम लोग, फार्मूला से बना सकते हैं, फिर इससे भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फार्मूला में क्या दिया गया है, फार्मूला में दिया गया कि नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू, फार्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला जब ये एप्लीकेबल होगा जब आपका 360 बाई थीटा ये इवन हो या ऑड हो। n को बोलते हैं नंबर ऑफ इमेज, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ इमेजेस। 360 बाई थीटा इवन और ऑड जो भी होगा, ऑल केस के लिए ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस, सिर्फ एक केस को छोड़ के ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। वो केस क्या है लिख देता हूँ, ये सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा फॉर्मूला है आपके सामने, n इक्वल टू 360 बाई थीटा। अगर 360 बाई थीटा ऑड हुआ एंड अनसिमेट्रिकल हुआ, तो अनसिमेट्रिकल का मतलब या सिमेट्रिकल का मतलब मैं बताऊंगा आपको, तो समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये बनेगा। तो देखिए अब जो बुक्स में दिया उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वहीं से मैं भी इसको सीखा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको उसमें, जैसे इसमें ये दिया हुआ कि इवन के लिए इसमें लिखा रहेगा 360 बाई थीटा इवन है, तो आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल किसी भी केस के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। अगर इवन आ रहा है तो बात भी ठीक है, अगर इवन आ रहा है जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू 360 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 क्या है, इवन है। अगर अब इवन नंबर आ जाता है तो फिर आपको नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, 360 बाई थीटा में फिर लिखा रहता है कि अगर ये 360 बाई थीटा ऑड हो रहा है तो सिमेट्रिकल के लिए यूज़ होगा, सिमेट्रिकल के लिए ये फॉर्मूला, अनसिमेट्रिकल के लिए ये फॉर्मूला। तो उतना हम लोग कन्फ्यूज़न में नहीं जाते हैं, आप ये दो फॉर्मूला ही याद कीजिए। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, बस ये नीचे वाला केस को छोड़ के बस इतना याद रखिएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आपको समझना ये है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है। इवन ऑड का मतलब समझ में आ गया। सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 72 डिग्री, दो मिरर का बीच में एंगल, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो 5 क्या है, ऑड है, ऑड है तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ऑड है तो ये ऑड, जब ऑड आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल क्वेश्चन में दिया है या नहीं। अगर अनसिमेट्रिकल दिया है तो 5 कर दीजिए और नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, आपका आंसर 5 ही आएगा।
ये अगर ऑड होगा तो ठीक है। अब 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इस पर हम लोग का क्लियर आइडिया बन जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मेथड पसंद है, लेकिन आप फॉर्मूला से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और क्रिस क्रॉस मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री हुआ, तो 60 का मतलब क्या हो रहा है कि आप 360/60 कीजिए, आ रहा है इवन 6 आ रहा है, तो इवन आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नंबर ऑफ इमेज 360/θ-1 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से आपका आंसर आया 5। तो इसमें सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं इसका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बनाता हूँ, और आप देखिएगा नंबर ऑफ इमेज 5 भी आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड से सीखेंगे। तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, ये तो फॉर्मूला हो गया, बहुत इजीली आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर आप क्रिस क्रॉस यूज़ करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, देखिए आप, क्रिस क्रॉस मेथड ये क्या होता है। इस मेथड को यूज करने के लिए आप बस 2 रूल याद करिए। सिर्फ आपको अगर 2 रूल याद है तो काम ख़त्म। आपको नंबर ऑफ़ इमेज तब तक नंबर ऑफ़ इमेज जो आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ इमेज तब तक काउंट कीजिए जब तक कि एंगल अगर 180 या उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाता है, तब तक आप, अगर दो एंगल आपका 180 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको नंबर ऑफ़ इमेज को काउंट मत कीजिए। डू नॉट काउंट नंबर ऑफ़ इमेजेस, डू नॉट काउंट इमेजेस। मतलब क्या हुआ, अगर एंगल 180 डिग्री पहुंच गया, कैसे पहुंचेगा आपको मैं रूल से बताऊंगा अभी, बस इतना याद रखिए कि 180 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप इमेज को काउंट नहीं करना आपको। दूसरा है ओवरलैपिंग का मामला आता है। इफ सम ऑफ ऑल एंगल्स कहाँ मिलेगा आपको, अभी हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तब। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री, तो इसका मतलब है ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग में आपको 2 इमेज एक जगह बनेगा, इसका मतलब है आपको एक इमेज को काउंट करना है। काउंट ओनली 1 इमेज देयर। तो अगर आप इस मेथड को सीखते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ऑड, इवन चेक नहीं करना है। देखिए ये एप्लीकेबल होता है सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, इवन ऑड। इसके बाद n जो फ्रैक्शन में आता है, n का मतलब यहाँ पे है 360/θ, जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तभी ये एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है, जैसे कोई एंगल आप ले लिया 76 डिग्री, 36 डिग्री, 36 नहीं 37 डिग्री, तो आपका 360/θ फ्रैक्शन में आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड से आसानी से आप नंबर ऑफ इमेज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 2 एंगल के बीच में, 2 मिरर के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री मिलता है तो आपको नंबर ऑफ इमेज 5 मिलता है। तो हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड से भी इसको सीखते हैं कि क्या इतना ही मिलता है। तो देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये मेथड बहुत अच्छा है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये 2 मिरर के बीच में, ये 2 अलग अलग मिरर्स हैं, 2 अलग अलग मिरर्स हैं। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिमेट्रिकल केस लेंगे।
बना के देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला ना कि नंबर ऑफ इमेज अगर इवन हो रहा है तो इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जितना भी होगा उसमें आंसर पे कोई नंबर ऑफ इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ इमेज हमारा 5 आ रहा था तो अभी भी 5 ही आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। और फिर इसमें आप सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि इसका दो एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, ऑब्जेक्ट कहीं इसके ऊपर प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट कहीं इसके ऊपर प्लेस होगा। इसके ऊपर प्लेस होने का मतलब है कि आपका जो दो एंगल मिल रहा है, ये एंगल भी 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा, दोनों एंगल 30 होगा। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेसमेंट। अब हम लोग क्रिस क्रॉस कैसे यूज करेंगे, तो दो मिरर दिया गया आपका M1 M2, तो यहाँ पर यूज कीजिए 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री। अब देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ये एंगल बीच में कितना था, 60 डिग्री था, 60 है। तो इसके बाद क्या आएगा, 30 और 60 जोड़ के 90 आएगा, 30 और 60 जोड़ के 90 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ एंगल बराबर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नंबर ऑफ इमेज काउंट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर दो के बीच में, मिरर के बीच में एंगल तो 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पर आपका होगा 150 डिग्री, 150 डिग्री, और इधर होगा आपका 150 डिग्री। इसके बाद अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसके बाद देखिए अगर आप इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं तो ये होगा 60 डिग्री आएगा। अब ये 150 प्लस 260 मतलब 210 डिग्री, और ये भी आएगा 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री। तो 210 डिग्री जहाँ पे आ रहा है तो 180 डिग्री क्रॉस हो गया। तो 180 डिग्री जहाँ क्रॉस हुआ इसको हम लोग को नहीं लेना है, मैं रूल में लिखा था। इसका मतलब यही है कि 180 या उससे ज़्यादा एंगल है तो उसको इमेज में काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा इमेज कितना हुआ, यहाँ से देखते हैं हमारा इमेज कितना हुआ। तो इमेज इस साइड मतलब ये M1 के लिए 1 बना, 2 बना, 3 बना, M2 के लिए 4, 5, 6। ये दो एंगल सेम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेज आप काउंट करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने बोला था कि 5 इमेज बनेगा, 6 इमेज बन रहा है। तो दूसरा नंबर रूल देखिए, इसमें दूसरा नंबर भी रूल आ जाता है कि अगर तीनों एंगल को जोड़कर अगर 360 डिग्री हो रहा है तो वो ओवरलैपिंग होता है। तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं ये तीनों एंगल को जोड़कर कितना हो रहा है। देखिए 150 प्लस 150 प्लस 60, ये जोड़ के आ रहा है 360 डिग्री, मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो दोनों में से आप एक इमेज को काउंट करेंगे। मैं 3 और 6 में आप किसी एक इमेज को रखेंगे, 3 या 6 को। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ये एक कैंसिल कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो गया आपका 5, आंसर आ गया। तो क्रिस क्रॉस मेथड से ये बहुत इजीली हो गया, सिमेट्रिकल है। तो अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो कैसे हम लोग प्रूफ करें कि 5 ही आएगा, उसको भी देखते हैं हम लोग, और अनसिमेट्रिकल का मीनिंग भी इसके साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा केस देखते हैं हम लोग। दूसरे केस में हम लोग अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट करेंगे। फिर भी देखते हैं थ्योरी के हिसाब से तो कितना आना चाहिए, थ्योरी के हिसाब से हमारा आना चाहिए 5 ही इमेज आना चाहिए। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होगा देखते हैं। तो अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि बाइसेक्टर के ऊपर प्लेसमेंट नहीं होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा किसी एक साइड। तो 60 डिग्री है ना, तो आप इसको 25 कुछ भी ले सकते हैं, 20 40 ले लीजिए, 60 मिल के हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके ऊपर तो ये बिल्कुल बीच में नहीं है दोनों का, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे हम लोग कि 2 ही हम लोग का 5 ही इमेज आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए आप, एक तरफ 20 है एक तरफ 40 है।
M1 के लिए 20 है, M2 के लिए 40 है। ये टोटल एंगल दोनों के बीच में 60 है। तो अब इस दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। इस दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। फिर आप दोनों के बीच के एंगल को चेंज मत कीजिए। अब ये कितना आ रहा है, 140, ये आ रहा है 160। अब 140 को 160 से अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 220 आएगा। तो ये देखो 180 क्रॉस कर गया। 180 अगर क्रॉस करता है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये क्रिस क्रॉस का मेथड का रूल है कि इसको काउंट नहीं करेंगे। अब हम लोग काउंट करने स्टार्ट करते हैं। तो एक इमेज मिरर 1 का 2 3, यहाँ से देखिए 4 5 6, तो 6 इमेज आपको दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे एक ओवरलैपिंग का मामला होगा, उसको समझना है। 5 ही इमेज आने चाहिए। तो आपको काउंट गिन के देख लेना है। ऐसे देखिए ये तीनों एंगल को जोड़िए, 200 360, तो ये तीनों एंगल मिला के हो रहा है 360। मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग हो रही है तो आपको किसी एक इमेज को छोड़ देना है। तो आपका आंसर फिर होगा, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 5। तो 5 आपका आंसर हो गया। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, इसके बाद और भी एक एग्जांपल देखते हैं तो ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब एंगल थीटा 72 डिग्री होगा, 72 का मतलब है 360/72 हो जाएगा 5। तो ये आता है ऑड। जब इवन आता है तो कोई झमेला नहीं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कहीं भी रखिए, आपका नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा आता है कि आपका ऑड आ जाएगा तो इवन आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में इमेज का फॉर्मूला बताया कि 360/72 - 1 मतलब 4 इमेज। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आएगा 360/72 - 1, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 4 if सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है। और तो मिल ही गया, देखिए तो और तो यहाँ मिला। अगर सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है तो 4 आंसर आएगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो इसका आंसर आएगा 5। अगर अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट है तो इसका आंसर आएगा 5। तो जब भी 72 होगा या ऐसा कोई नंबर होगा जिससे ऑड आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इमेज 2 तरह का हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सिमेट्रिकल प्लेसमेंट दिया हुआ है या अनसिमेट्रिकल, या कुछ नहीं दिया, इसका मतलब आपका इमेज 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके कि अनसिमेट्रिकल में कितना आएगा और सिमेट्रिकल में कितना आएगा। तो ये आपने फॉर्मूलास लिख लिया, 4 या 5 आएगा। अब हम लोग इसको क्रिस क्रॉस मेथड से वेरीफाई करते हैं कितना आ सकता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे प्लेस करते हैं। 2 मिरर है, 2 मिरर का हम लोग पहले सिमेट्रिकल प्लेसमेंट लेते हैं। एंगल कितना था, 72 डिग्री था, एंगल था 72 डिग्री। तो हम लोग इसके सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एकदम इसके बाइसेक्टर पे प्लेस करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ये रेड रंग का डॉट है, जो रेड डॉट है ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो ये 36 है, ये भी 36 है अगर सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है तो क्रिस क्रॉस मेथड से देखते हैं कि इसका कितना आता है। सिमेट्रिकल होगा तो आंसर आपको लिखा हुआ तो देखिए उतना आता है कि नहीं, 5 आंसर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 36, यहाँ पे 36, ये आएगा आपका 72, 2 के बीच में, 2 के बीच में तो चेंज होने वाला नहीं है। इसको आप ऐड कर दीजिए, 108 होगा। इसको ऐड कर दीजिए, ये भी 108 डिग्री होगा। फिर 108 में 72 ऐड कर दीजिए, 180, यहाँ भी 180 आएगा। तो इसके बाद और जोड़ने का मामला, इसके बाद और आप जोड़ नहीं सकते हैं कि 180 या इससे ज़्यादा को हमको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ जा रहा है
नंबर ऑफ इमेज मिरर 1 के लिए, ये मिरर 2 के लिए है, मिरर 2 के लिए, ठीक है। ये मिरर 1 था, ये मिरर 2 था। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इमेज कितना आया? नंबर ऑफ इमेज आया 4, जो अभी आपको फॉर्मूला से भी दिखाया था। अगर सिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेज 4 होगा। 4 कैसे आया था? n इक्वल टू 360/72 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 आंसर आया था फॉर्मूला से। वही देखिए वेरीफाई होगा अगर सिमेट्रिकल होगा तो। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो उसको भी वेरीफाई करते हैं हम लोग। अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि दो जो मिरर दिया हुआ है इसमें हम लोग एकदम बाइसेक्टर पे प्लेस नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लेस कर देंगे, एंगल चेंज कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया गया, तो सपोज कीजिए एक एंगल 72 है ना, तो एक एंगल को आप ले लीजिए 32 और दूसरे को ले लीजिए 40। 72 हो गया ऐड करके। अब इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है। अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए? आंसर 5 आना चाहिए, आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बीच में 72 होगा, हर जगह 72 होगा, 72 होगा। अब देखिए ये 32 है, ये 40 है। 32 में 72 आप जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10, 104। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 112, ठीक है। फिर इसके साथ 72 जोड़ते हैं, 112 में 72 जोड़ते हैं तो 4 8 1 184, इसको काउंट ही नहीं करना है हमको। फिर इसमें जोड़ते हैं 104 में 72 तो 6 7 176, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग ले सकते हैं और इसके आगे और जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये वाला एंगल को हम लोग को, ये वाला एंगल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इमेज काउंट करते हैं 1 2 3, 180 से कम में जोड़ सकते हैं 4 एंड 5। देखिए नंबर ऑफ इमेज कितना मिला आपको? नंबर ऑफ इमेज मिला 5। तो जब भी अनसिमेट्रिकल होगा और ऑड होगा तो आपको फॉर्मूला बताया था n इक्वल टू 360/θ, यानी कि 360/72 5 आंसर होगा। तो फॉर्मूला से भी 5 आ रहा है और क्रिस क्रॉस से भी 5 आ रहा है। तो क्रिस क्रॉस से फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल सही आइडिया बन जाता है कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज निकालने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन मिरर का, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना। तो इसके लिए कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, ये तो बहुत सिंपल केस है। इसका मतलब है कि ये आपका अगर प्लेन मिरर रखा है और आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे है इमेज ठीक उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी, यानी कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ओके, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? प्लेन मिरर का जो इमेज होता है उसका क्वालिटी क्या होता है? उसका क्वालिटी होता है सेम साइज का, सेम साइज। इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन 1 होगा। वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज। सेम साइज होगा मतलब मैग्नीफिकेशन उसका 1 होगा और वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरा रूल है, दूसरा तरीका है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये होता है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इमेज देखिए इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप किसी एक को नेगेटिव ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग VIM लिखते हैं, इसका मतलब VIM
रिलेटिव मोशन की तरफ, और इसका मतलब है VOM रिलेटिव मोशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको VI रिलेटिव मोशन आप जानते हैं, 11th क्लास से पढ़ा है आपने, तो इसको लिख सकते हैं VO माइनस VM। तो यहाँ से एक आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, VM माइनस VO प्लस VM, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला देखिए, VM को इधर ले जाइए, इसको इधर, तो VM वेलोसिटी ऑफ मिरर का जो फॉर्मूला एक शॉर्टकट तैयार हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का एवरेज। तो मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाता है इमेज ऑब्जेक्ट का आधा कर दीजिए, तो इससे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो ये रूल नंबर 2 था। फिर हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो रूल नंबर 3 ये क्या है, ये बोला जा रहा है कि जो पैरेलल कंपोनेंट्स है, इसका मतलब समझाता हूँ। पैरेलल कंपोनेंट होगा कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज, पैरेलल कंपोनेंट रिमेन अनचेंज्ड, मतलब चेंज नहीं होगा। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो चेंज होगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चेंज होगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है, मैं इसको आपको बताता हूँ। तो सपोज के लिए कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एक प्लेन मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका वेलोसिटी दिया हुआ ऑब्जेक्ट का 2I प्लस 3J, ठीक है। 2I प्लस 3J मतलब XY डायमेंशन है, XYZ भी हो सकता है। तो 2I प्लस 3J अगर हो गया तो इसका मतलब ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये अगर सपोज के लिए इधर मिरर अभी रेस्ट पे है, मिरर अभी मूव नहीं कर रहा है, मिरर रेस्ट पे है, तो ये सपोज कीजिए 2I मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2I, और 3J का मतलब है ये हम लोग ऐसे लेंगे, 2I 3J दोनों प्लस है, 2I प्लस 3J इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसका पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। तो जब वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में आप लिखेंगे, देखिए जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कौन सा है, 3J, पैरेलल आपका 3J है, मिरर का पैरेलल 3J वो चेंज नहीं होगा, मिरर का पैरेलल 3J है, Y कंपोनेंट है, वो चेंज नहीं होगा। ये आपका पैरेलल का मतलब हमेशा लीजिएगा, प्लेन वगैरह भी दिया होगा एग्जाम में, प्लेन का फॉर्म में, तो प्लेन का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। प्लेन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ऐसे जा रहा है, मिरर ऐसे खड़ा है, तो ये चेंज होगा, तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा 2I प्लस 3J। इसका मतलब है कि ये ऐसे मूव कर रहा है, सॉरी ये चेंज नहीं हो रहा, 3J ऊपर की तरफ है और माइनस 2I नीचे की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो इसका आंसर, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ओके। देखिए इसका सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल 2, इसमें हो जाएगा, अगर मिरर रखा हुआ है, मिरर है XY प्लेन में, मिरर XY प्लेन में, तो इसका XY प्लेन में होने का मतलब है कि YZ प्लेन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में YZ प्लेन दिया हुआ है, मिरर YZ प्लेन में है। इसका मतलब है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट YZ हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं, Y की तरफ Z की तरफ, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आपका X वाला। तो कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है I प्लस J प्लस K, तो इसका इमेज का अगर पूछा जाए तो आप सिर्फ X वाला चेंज कीजिए, Y और Z को छोड़ दीजिए, ठीक है।
तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ। अब हम लोग सॉल्व कर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, फिर वहाँ से हम लोग का आइडिया क्लियर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो भी सॉल्व हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया तो भी सॉल्व हो जाएगा। सपोज कीजिए एक मिरर दिया हुआ है, इस मिरर में मिरर की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, मिरर की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। और फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप फाइंड करो। ठीक है, ओके। ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है। तो अभी आपको बताया फॉर्मूला, क्या बताया, सबसे आसान होता है इससे सॉल्व करें आप, ऑब्जेक्ट और इमेज बाई 2। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1, ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए यहाँ पे -1 कीजिए, 2 प्लस vi/2, तो आपको मिल जाएगा -2 क्रॉस मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू vi, इसीलिए इमेज का -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ठीक आ रहा है, -4 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। तो यहाँ तक आपने सीखा वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का, कैसे हम लोग इमेज निकालते हैं। फिर इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे इसके कंप्लीट हो गए, एक वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना और दूसरा नंबर ऑफ इमेज निकालना। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए लास्ट 3 पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तीनों को हम लोग अगर क्लास 12 में होते तो इसको तीनों को आपको प्रूफ करना होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बोला जा रहा है कि अगर मिरर को ओमेगा एंगल से रोटेट किया जा रहा है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 ओमेगा से रोटेट होगा। बस आपको इस तीनों पॉइंट्स को याद रखना है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मिनिमम हाइट ऑफ अ सिंगल मिरर फॉर अ मैन टू सी इट्स कंप्लीट इमेज, एक आदमी को अपना पूरा इमेज देखना है एक मिरर में, तो मिरर की हाइट कितनी होगी, तो जितना आदमी का हाइट होगा उसका आधा। उसके बाद आप तीसरा वाला है कि मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर रिक्वायर्ड टू सी टॉप एज वेल एज बॉटम ऑफ ए वॉल व्हेन मैन इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ वॉल। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, इसके बीच में कोई पर्सन खड़ा है, एकदम बीच में खड़ा है, तो पूछा जा रहा है कि मिरर का हाइट कितना होगा, बीच में कोई आदमी खड़ा है, स्टैंडिंग इन द मिडिल एक आदमी खड़ा है, तो ये पूछा जा रहा है कि मिरर का हाइट कम से कम कितना होगा जिससे ये पूरा मिरर में पूरा वॉल को, पीछे का पूरा वॉल देख ले। तो हाइट ऑफ द मैन बाई 3, तो आपको इसको बस याद रखना है, मिडिल जहाँ दिखेगा बस हाइट ऑफ मैन बाई 3 कर दीजिए, मिडिल नहीं दिखेगा तो बाई 2 कर दीजिए, और ये जितना दिया रहेगा एंगल उसका डबल हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लेन मिरर में मेरे हिसाब से और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है नीट के लिए, तो आप इतना पढ़िए। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।